उनका अध्ययन करना है, वनस्पति किस टाइप की है उनका अध्ययन करना है, क्या उनकी विशेषता है, वो वहाँ पर पर्टिकुलर क्यों पाए जा रहे हैं, ये सब आपको जानना है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी वनस्पति है किसी भी प्रकार की, तो उसके वहाँ पर जन्म लेने का जो मुख्य कारण होता है, हाँ उनको शिवेंद्र को भेज दो लिख के। वनस्पति के लिए जो मुख्य 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है उत्पन्न होने के लिए, मृदा, वर्षा, जलवायु, ठीक है, और इसी में तापमान आ जाएगा। ये 3 चीजें हैं किसी भी स्थान की वनस्पति का निर्धारण करने के लिए कि किस स्थान पर कौन सी वनस्पति उत्पन्न हो। हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ हरदोई में रहते हैं, ठीक है, हरदोई में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है पर उस वर्षा कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, ठीक है, पर यह औसत रूप से इतनी होती है, यानी कि इतनी जो वर्षा है वो क्या है, इतनी वर्षा किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए काम चला हुआ है, कम है ना। तो यहाँ जब काम चला हुआ वर्षा है तो यहाँ उगने वाली वनस्पति भी ऐसी मिलेगी जो कम पानी में सर्वाइव कर जाती हो। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में घूमते होगे तो आपको गिने चुने ही पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जैसे शीशम हो गया, है ना, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, बकेन हो गया, ये सब देखने को मिलेंगे। अगर ये सोचो कि यहाँ पर सागौन मिल जाए, नहीं मिलेगा, है ना। ये सोचो कि यहाँ पर महोगनी मिल जाए या आपका पाइन मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, है ना। क्यों? सागौन तो है, अरे वो जबरदस्ती का लगाया हुआ है, इतना थोड़ी ना चलता है नेचुरल रूप से, ठीक है। लगाने को तो यहाँ कुछ भी लगा दोगे तो थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा, नेचुरल रूप से जो सागौन की जो प्लेस है उस स्थान पर ही चलेगा। यहाँ तो हम लगाते हैं, लगाने को तो कुछ भी लगाते रहते हैं, लगा के गमलों में लगा देते हैं। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में जब हम इन कारकों का निर्धारण करते हैं, जब हम वनस्पति के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो किस तरीके से हमें दिख रही है, मिल रही है, तो हम वहाँ आसानी से देखते हैं कि उसके ऊपर मृदा, वर्षा और जलवायु इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो वर्षा है और जलवायु है, ये हम सब जानते हैं कैसे हम जैसे जो हमारे लैटिट्यूड हैं, उन लैटिट्यूड के पर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इन चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, होता नहीं होता है? अरे आप लोग तो पढ़े हुए हो, एक बार ना आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? होता है, होता है ना। तो जब 0 डिग्री से ऊपर पहुंचेंगे तापमान में क्या परिवर्तन होगा? कमी आएगी या बढ़ेगा? बढ़ने वाले कितने हैं?
बढ़ने वाला है कोई? नहीं है। तापमान में कमी आएगी। जब तापमान में कमी आएगी तो वनस्पति उसके अनुरूप ही अपने आप को सरवाइव करेगी। ठीक है, नीचे जाएंगे तब भी तापमान में कमी आएगी, उसके अकॉर्डिंग होगी वर्षा। वर्षा की मात्रा भी जैसे जैसे हम इससे ऊपर चलेंगे क्या होगा? कमी आएगी या वृद्धि होगी? कमी आएगी। ठीक है, और जलवायु यहां से कैसी मिलेगी? गर्म मिलेगी, तो यहां ठंडी मिलेगी। तो ये तीनों चीजें इफेक्ट डाल रही हैं और उसी के अनुरूप वनस्पति पैदा हो रही हैं। ठीक है, वनस्पति ही नहीं बल्कि उनमें रहने वाले जीव जंतु भी इसी के आधार पर रहते हैं। क्या यहाँ पर पांडा मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है ना। या पोलर बियर मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। वो कहाँ मिलेगा? जो ठंडे इलाके होंगे वहीं मिलेगा, है ना। यहाँ क्या मिल सकता है? जो गर्म जलवायु में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, मृदा वाला। जो आपके मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल देखे होंगे, है ना। मरुस्थलों में जो वनस्पति है वो किस प्रकार की पाई जाती है? कटीली वनस्पति पाई जाती है। कारण क्या है? वहां पर क्या होता है? रेनफॉल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जब इतना कम वहां पर वर्षा हो रही है या मृदा में नमी है, तो वहां जो पैदा होने वाली वनस्पति है उनको अपना जीवन उसी में सरवाइव करना है ना। तो सरवाइव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या करेंगे? स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। जैसे एक इंसान है, जैसे एक हम तो सामान्य इंसान है, हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम नाश्ता करते हैं, है ना। यही होता है ना सबका। ठीक है, अब जब हम इस सामान्य स्थिति को बदल देते हैं, आप में से किसी का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है, आर्मी में आप पहुंच जाते हैं, तो वहां भी आपको पैरा मिलिट्री अगर मिल जाती है ना, तब क्या होगा? आपको 10 दिन तक हो सकता है खाना ही ना मिले। 10 दिन तक आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप मर थोड़ी ना जाओगे। 10 दिन तक आपको सोने नहीं देंगे। अभी क्या है, आपको बताया जाता है कि 8 घंटा दिन सोना चाहिए हमें, वहां सोना नहीं देंगे। तो वो क्या होगा? एक हम है और एक आर्मी मैन है, दोनों की बॉडी में अपने आप में परिवर्तन दिखेगा अलग से। जहां वो सरवाइव कर सकता है आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो कैसा बना? उसको उस परिस्थिति में ढाला गया, है ना, तभी तो वो ऐसा बन गया। तो ऐसे ही क्या है, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति पैदा हुई उनका स्ट्रक्चर ऐसा निकल के आया कि वो उसमें जिंदा रह सके। तो इसलिए क्या हुआ? जो किसी एक वनस्पति पर इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो पत्ते क्या हो गए? खत्म हो गए। वहां क्या आ गए? कांटे आ गए, ताकि उनको अपना जो जल है पत्तों के ऊपर खर्ची ना करना पड़े। केवल अपने जो उनका तना होगा उसी के लिए उन्हें जीवित रहना है, तो इसीलिए उतना पानी चाहिए, उतना ही मिल रहा है। तो इसलिए वनस्पति का प्रकार वहां पर इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है, मरुस्थल हो गया, जो आपका बिल्कुल ऊपर वाली स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं, टुंड्रा वाली स्थिति में। ठीक है, टुंड्रा वाली स्थिति में क्या रहता है? वहां पर हमें, आप जानते होंगे कि जैसे जो हमारा सूरज है, तो सूरज की किरणें यहां पर क्या होती हैं? तिरछी होती है ना। दोनों तरफ क्या होती है? तिरछी होती है। और यहाँ लंबवत होती है, इसके सामने होती है। तो यहाँ क्या होगा? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। लेकिन ध्रुवों पर ये स्थिति क्या हो जाती है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात तक हो जाती है। इतना ऐसा हो जाता है। तो जब 6 महीने तक सूरज वहां दिखाई नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह पर क्या होगा? पूरा क्षेत्र
बर्फ से ढका होगा, है ना। बर्फ से जब ढका होगा तो वहां पर वनस्पति क्या पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो पैदा ही नहीं होने देगी। तो वहां पर बर्फीले क्षेत्रों में जो वनस्पति अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, केवल वही वनस्पति क्या करेगी? उत्पन्न होगी। और ऐसी वनस्पति कौन सी हो सकती है? टुंड्रा तो उसका नाम है, मतलब पूरा क्षेत्र का। एल्गी जो खाई होती हैं, तो काई केवल वही वहां पर पैदा होती हैं, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं मिलती है। पूरा क्षेत्र हमें देखने में कैसा लगता है? सफेद सफेद नजर आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इनकी पर्टिकुलर विशेषता है जो सारी की सारी निर्भर कर रही हैं मृदा, वर्षा, जलवायु। बल्कि जो मृदा का क्षेत्र है ना, ये भी किस पर निर्भर करता है? इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। बारिश जहाँ ज्यादा होगी वहां की मृदा अलग हो जाएगी, जहां बारिश कम होगी वहां की मृदा अलग हो जाएगी, और जहां वनस्पतियां ज्यादा होंगी वहां की भी मृदा अलग टाइप की हो जाएगी। ये सब डिपेंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ सुनील जी, हाँ तो दूसरी पे भेज दो, भिजवा दीजिए। ठीक है, अब आपको जानना है कि ये वनस्पतियां होती कितने प्रकार की हैं। रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन में नाम आप ही लोग बताओ। पहला उष्ण कटिबंध तो कोई नाम नहीं है, पूरा नाम बोलो। उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति, सबने नाम सुना है? देखिए बच्चों बोलते क्यों नहीं हो? एक सदाबहार का पेड़ होता है, उसमें हर फूल आते रहते हैं। उसका नाम तो सदाबहार रख दिया, वो सदाबहार वनस्पति थोड़ी है। सदाबहार वनस्पति देखिए, नहीं देखी? देखे होगी, पता नहीं। ऐसी वनस्पति जिसमें पूरे साल क्या होते हैं? पत्ते रहते हैं, हरी भरी रहती है, सूखती नहीं है, ठीक है। अपने पत्ते गिराती, हल्के फुल्के गिरते हैं, ज्यादा गिरते भी नहीं है उसके, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? सदाबहार वनस्पति। तो ऐसी वनस्पति उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में मिलेगी। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन से होते हैं तुम बताओ? मैं पूछूंगा जब रिवीजन कर रहा हूँ। सर भूमध्य रेखा के आसपास कितने डिग्री? सर 1/23 डिग्री। 1/23 ही कौन सा डिग्री है? अरे सर 23.5 सर 23.5 बताओ। कहाँ से कहाँ तक कौन बता सकता है? बताओ। सामान्य तौर पर हम जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब इसी में आ जाता है एक और उपोष्ण कटिबंध, तो वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाला हो जाएगा। कहाँ तक? 66.5 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। उष्ण कटिबंध जलवायु होगी, ठीक है। कैसी होगी? तो फिर ये गर्म होगी। दूसरी वर्षा कैसी होगी? यहाँ
200 से 400 सेंटीमीटर, बल्कि और ज्यादा भी हो सकती है। मिनिमम यहाँ पर 200 भी नहीं, इसको 250 कर लो, 250 मिनिमम है। इतना सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तभी वो वनस्पति सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री से अधिक का तापमान होना चाहिए। मृदा कैसी होगी? ज्यादातर जो क्षेत्र हैं, हमें समुद्र के तट के किनारों पर जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो नदियों के आसपास वाले हैं, जैसे अमेज़न वाला क्षेत्र है, पूरा पूरा अमेज़न का क्षेत्र आता है, या जितनी भी ये आपकी ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के सहारे जो नदियां हैं आपकी, अमेज़न हो गई, इधर कांगो हो गई, उधर इंडिया में अपना तटीय क्षेत्र दोनों, उसमें जो भी वनस्पति पाई जा रही है वो सारी कौन सी है? इसके अंतर्गत ही आती है, सदाबहार वनस्पति। और कौन कौन से नाम होते हैं वनस्पति के? रोजवुड, आर्नूस, महोगनी, रोजवुड, ये नाम पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी लिखा है, आर्नूस, और अरबी महोगनी, एबोनी, ओक इसका नहीं होता। ठीक है, ये इसके नाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेसुआ, ये इतने नाम। और इन क्षेत्रों की पर्टिकुलर एक विशेषता और आपको देखने को मिलेगी, कई बार बता चुका हूं, वैसे सब लोग जानते होंगे। कोई और बता सकता है? इतनी तो मैंने लिखवा दी, इसके अलावा कुछ और आप बता सकते हैं इसके बारे में? यहाँ पे वो जो धूप है वो नहीं पहुँच पाती है जंगलों में, और यहाँ पे जो जैव विविधता बहुत मतलब बड़े स्तर पर पाई जाएगी, जैसे एनाकोंडा वगैरह। बायोडायवर्सिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, ये मैं पहले बताया था, कई बार बता चुका हूं। वृक्षों में होड़ लगी है, होड़ किस लिए लगी रहती है? ऊपर जाने के लिए सूर्य का प्रकाश। होड़ लगी रहती है, जो सन है हमारा, उस सूर्य को प्रकाश को पाने के लिए उन पौधों में होड़ लगी रहती है, वो उसकी ओर खिंचते चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये 60 मीटर तक लंबे वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 60 मीटर तक, और इन लंबे होने के साथ साथ इनका जो ऊपर का आकार होता है वो छतरी नुमा हो जाता है, और आपस में मिल जाते हैं। तो जो सूरज का प्रकाश है वो क्या होता है, यहाँ नीचे तक आ नहीं पाता है, और जब आ नहीं पाएगा तो क्या होगा, जब आ नहीं पाएगा यहाँ पर नीचे तो क्या होगा, जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी, पूरी तरीके से परिपक्व मृदा नहीं होगी, है ना। मृदा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पत्ते पड़े रहेंगे, जब वो सड़ेंगे गलेंगे तब कहीं जाके आगे चल के मृदा बन पाती है, लेकिन बन ही नहीं पाती है। इसीलिए ऐसे क्षेत्र जहां भी हैं
वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट इसके अंतर्गत, ये आर्थिक रूप से कैसे हैं? उपयोगी तो है लेकिन इनको यूज नहीं किया जाता है। आर्थिक रूप से ये काफी उपयोगी है ना, जो इनमें वृक्ष मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है? इनका जो पेड़ होता है, जो तना होता है पेड़ का, वो क्या होता है? कड़क होता है। अगर हम उसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो टूट जाता है। और हमें कोई भी चीज बनाने के लिए कैसा पेड़ चाहिए? थोड़ा फ्लेक्सिबल चाहिए, जैसे कि हम ऐसे भी कर ले तो वो टूटे ना, है ना। कोमल लकड़ी चाहिए होती है, इसकी कठोर लकड़ी होती है, इसलिए आर्थिक रूप से महत्व है, लेकिन कठोर लकड़ी होती है इसकी, उसकी वजह से इसका ज़्यादा दोहन नहीं हुआ है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कोमल लकड़ी वाला एरिया ज़्यादातर खाली कर दिया गया है। जब खाली कर दिया गया तो इसी का दोहन कर करके हम अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मानसूनी पतझड़ बरपाती वनस्पति। नाम सुना होगा सबने। हमारे यहाँ नॉर्थ क्षेत्र में ज़्यादातर वनस्पति इसी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है? साल में एक बार वृक्ष अपने पत्ते अवश्य ही गिराता है। ठीक है, इसको जो पर्टिकुलर वर्षा की मात्रा रखनी चाहिए, इसको तापमान 22 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसका क्षेत्र होगा कौन सा? मानसूनी क्षेत्र। कहाँ कहाँ हो सकता है मानसूनी क्षेत्र? बताओ, मानसून कहाँ कहाँ आता है? भारत में आता है। पूरे वर्ल्ड की पूछ रहे हैं। वर्ल्ड अभी हमने पढ़ी। मानसून कहाँ कहाँ आता है? हाँ, नहीं पता? ऑस्ट्रेलिया, भारत में तो आता ही है, भारत को छोड़ के बताना है। ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, और ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये, यहाँ दोनों टाइप की कैसी है? मानसूनी। और उधर चाइना का निचला वाला हिस्सा वो कैसा है? मानसूनी। ठीक है, वो सारे क्षेत्र कैसे हैं? मानसूनी। तो जहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति इजीली देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी क्षेत्र में वो सब जानते होंगे आप। नाम बता सकते हो एक आध का? जैसे जामुन है, शीशम है, नीम है, बकान है, सहतूत है, ये सब क्या है? इसी की वैरायटी है। चंदन है, महुआ है और सागौन। तुम कह रहे थे ना सागौन? हाँ है। तो सागौन मानसूनी क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन मानसूनी क्षेत्रों में भी ज़्यादातर कहाँ पैदा होता है? सागौन वहाँ होता है जहाँ तराई वाले एरिया होते हैं ज़्यादा।
जब आप यहाँ से जाना शुरू करेंगे कहाँ, उत्तर प्रदेश से चढ़ेंगे कहाँ, जब पीलीभीत की तरफ यानी कि उत्तराखंड की तरफ जब जाएंगे, उत्तराखंड की बॉर्डर के आसपास जब पहुंचेंगे, जो तराई वाला एरिया है हमारा, उस पूरे एरिया में आपको बहुत मिलेगा, बिल्कुल लाइन से खड़ा हुआ मिलेगा, है ना। इसकी विशेषता है। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति वर्षा लेस देन 25 सेंटीमीटर, वितरण मरुस्थलीय क्षेत्र जितने भी हैं वहां पर कौन कौन से हैं, रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, तो बिल्कुल बताते चलो मेरे आगे आगे। जो मरुस्थलीय क्षेत्र बताओ। और बस दो ही हैं। कितने हो गए? सहारा, गोबी, थार। गोबी कैसा मरुस्थल है? ठंडा है। अटाकामा और थार और कालाहारी। कालाहारी कहाँ है? और ऑस्ट्रेलिया का नाम पता है कद का? सैंडी गिब्सन। और पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। और अरब के नहीं पता नाम? टकला मकान अरब के। हाँ, अल दाफुर भी है, लीबिया का मरुस्थल भी है। इतने सारे मरुस्थल हैं, लेकिन कभी एटलस देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कभी ऐसा काम कर लिया करो कि एक दिन बैठो आप घर पे और एटलस को देख लो, उसमें छांट लो कि अच्छा आज चलो सारे मरुस्थल दुनिया में कहाँ कहाँ हैं उनकी लोकेशन देख लें, है ना। ये करना चाहिए, ये आपको काम करना चाहिए ऐसा, ताकि आपकी आंखों में बस जाए। जब आप चित्र देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। तो इतने मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उन सब में इसका वितरण है। वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? जैसे कैक्टस वाली पाई जाएगी सारी, नागफनी, कीकर, बबूल, आदि तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनमें कांटे होते हैं। मृदा कैसी होगी? बालूनुमा होगी, ठीक है। मतलब मृदा पूर्णतः विकसित नहीं होती है इसमें, अल्प से। अच्छा, वृक्षों की लंबाई कितनी होगी? जैसे उस वाले में क्या था, मैंने बताया 60 मीटर तक है। इसमें कैसे होंगे? लंबे होंगे, छोटे होंगे?
छोटे होंगे वो भी कितने 10 अधिकतम 6 मीटर तक पहुंचेगा कोई पहुंचा तो। ठीक है, तो 6 मीटर काफी लंबा होगा। सबसे ज्यादा इसमें बबूल काम था। सबसे ज्यादा बबूल हो गया। हाँ तो वो 6 मीटर कितना होगा 18 फीट। 18 फीट। 18 फीट का मतलब समझ रहे हो, ये जितना इसका डबल। शीतोष्ण कटिबंध। हेलो, पेपर भेज दिया है, आप मीटिंग से कराइए। अभी लगातार चेक करते रहिए, पेपर जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे भेजा जा रहा है। हाँ PSR होटल के नाम से आएगा। शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति का एरिया बताओ कौन सा होता है। शीतोष्ण कटिबंध, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो शीतोष्ण कटिबंध उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध घास। दो, एक तो बंद हो जाएंगे और दूसरा क्या होगा घास, है ना। तो जो ये क्षेत्र है मुख्य रूप से कहाँ आएंगे, जो हमारा 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, 30 से 40 डिग्री, और उसमें भी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे, पश्चिमी साइड में देखने को मिलेगी। जैसे आपका यहाँ देखेंगे तो ये यूरोप का जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, स्पेन और पुर्तगाल से लेके वो वाला हिस्सा उधर देखने मिलेगी, इधर मिलेगी। मतलब जहाँ भी जो पश्चिमी है हर महाद्वीप का, उस वाले पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अरे जो भी महाद्वीप है, जैसे ये है पूर्वी, क्या हो गया ये कौन सा हुआ, ये पश्चिमी वाले हिस्से में मिलेगी। ऐसे वहां मिलेगी 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वनस्पति पाई जाती है। इसका जो मुख्य वितरण है वो आपको वैसे पता होना चाहिए, पिछली क्लासों में मैंने बताया। हाँ, क्यों नहीं सुना? घास वाली प्रदेश है, जैसे सवाना का क्षेत्र हुआ, सर ये ब्राजील हो गया, जैसे नागपुर वाला क्षेत्र उष्ण और जो बचे हुए वो शीतोष्ण
घास वाला तो अलग है, वो तो टेम्परेट घासलैंड हो ही जाएंगे, उसके तो नाम अलग है पर्टिकुलर। अच्छा चलो इसका एक नाम और बताओ दूसरा, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु। बोल वनस्पति। ज्वारी। तुम लोग क्या कर रहे हो, ज्योग्राफी का नाश करा रहे हो। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि इसका मतलब यही है कि आप लोग जो है घर जाके बिल्कुल पढ़ते रहिए। इससे पिछली क्लास जब मैंने ली थी अभी 2 महीना पहले, तब भी मैंने ये पढ़ाया था। कौन कौन ऐसे हैं जो मेरी क्लास में थे, नहीं थे, नए कौन कौन है? तुम तो थे। ये नहीं है, ये नया है, ये 2 नए हैं, पीछे के 2 नए हैं, तुम तो आते थे। ये नहीं है, बाकी तुम लोग तो आ रहे हो, तो तुम लोग ये क्यों नहीं पढ़ लेते हो घर जाके? हैं क्यों? युगांतर ऐसे नेट नहीं निकलेगा। पढ़ते हैं तो इनको याद होना चाहिए ना, ऐसे नहीं निकल सकता। अभी ये तो तीसरी बार मैं बता रहा हूँ इस चीज को। रिवीजन का मतलब ये है कि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिवीजन सभी को हो रहा है, वहां पढ़ चुके हैं एक बार। रूम सागरीय जलवायु वो जलवायु है या वनस्पति का क्षेत्र वो वाला क्षेत्र है जहाँ ये दिखा है आपको। फिर इसको नीचे रखो कहीं ये दिख रहा है, ये इसको रूम सागर बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं बता। भूमध्य सागर। तीसरा क्या नाम है? मेडिटेरेनियन सी। 3 नाम है इसके, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, पता होना चाहिए आप लोग, है ना। वहां लिख दिया रूम सागर तो दिमाग घूम जाएगा कि वहां हमने तो मेडिटेरियन पढ़ा था। भूमध्य लिख देगा तो मेडिटेरियन आ गया तो दिमाग घूम जाएगा। तो इन चीज़ों को याद करो, ये कोई बार बार थोड़ी ना बताई जाती है, अपने दिमाग से भी काम किया करो। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया इस जल के नाम पर ये क्यों है? ये कैसा हो गया? ऐसा है, बंद है। इधर महाद्वीप है, इधर से हल्का सा खुला है, इधर महाद्वीप है, इधर महाद्वीप। तो इस वजह से इसको रूम सागर कह देते हैं, है ना। नाम उसका मेडिटेरियन ही है, भूमध्य सागर। तो इस जलवायु में यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसकी पर्टिकुलर अपने आप में एक विशेषता है। वो पूरी दुनिया में कुछ हर महाद्वीप में कहीं कहीं पर मिलती है ना। अब वो कहाँ कहाँ मिलती है? हेलो, कहाँ से? हाँ पूरा मेल कर दिए हैं। कौन सा कॉलेज है आपका? मेल कर दिए हैं और चेक करते रहिए, है ना। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी से आ रहा है वैसे वैसे आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है। चेक करते रहिए। तो देखो, ध्यान से देखो, यहां है इसकी हल्की सी विशेषता कहाँ मिलती है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। कौन सा एरिया है ये महाद्वीप का? पश्चिमी। इसकी थोड़ी सी विशेषता चिली में मिलती है, सैंटियागो में। कहाँ है वो? पश्चिम में। इसकी थोड़ी सी विशेषता केप टाउन में मिलती है। कहाँ है? पश्चिम में। थोड़ी सी विशेषता उधर ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, नीचे जो उसका हिस्सा है, पर्थ वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी जो फैसिलिटीज हैं देखने में एक जैसी हैं, क्लाइमेट एक जैसी है, वनस्पति एक जैसी है, इसीलिए उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, है ना। और यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ जो पाई जाने वाली चीजें हैं वो कैसी हैं? मतलब पौधे हैं, कैसे हैं? ओणधारी
इसके साथ साथ रसीले फल जैसे अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, है ना, जितने भी रसीले, नींबू हो गया, वो सब यहाँ पर्टिकुलर मिलते हैं ज़्यादातर। देखते हो ना, जब संतरे अपने यहाँ बंद हो जाता है तो विदेशों से वाला संतरा आता है, यूरोप वाला अधिक मतलब बड़ा होता है, तो यहीं का होता है सब, इन्हीं क्षेत्रों का। जब अपने यहाँ सेब बंद हो जाता है तो सेब आता है बाहर से, उस पर लिखा होता है अमेरिकन, ये कभी इधर फिलीपींस का, इस तरीके से लिख के आते हैं अलग अलग। तो वो क्या पर्टिकुलर वहाँ की विशेषता के आधार पर है। जब अपने यहाँ नहीं हो रहा है तो दूसरे देश में कहीं हो रहा होगा। तो समझ गए, ये इस टाइप की वनस्पति इन देशों में मिलती है। यहाँ जो पर्टिकुलर कुछ वनस्पतियां हैं जिनका अलग से नाम भी है, ये भी मैं लिखवा के गया था पिछली बार जब आया था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मीठी खुशबू वाली झाड़ियां मिलती हैं, खुशबू आती है अच्छी ना। यूरोप वगैरह तो देखते होगे ना, फिल्म वगैरह में देखते होगे, तो यूरोप में क्लाइमेट जो होती है वहाँ की बहुत साफ सुथरी और अच्छी लगती है देखने में, है ना, गंदगी वगैरह थोड़ी कम होती है। वो पर्टिकुलर उनके देश में ही, उनके देश में क्या है, ठंडी जलवायु, और ठंडी जलवायु में चीज़ें क्या होती हैं, कम खराब होती हैं, और खुशबू और मौसम अच्छा बना रहता है ना। जितनी गर्मी होती है उतना क्या होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, नुकसान करते हैं, तो बदबू आने लगती है। ये अंतर आ जाता है थोड़ा। तो वहाँ पर फ्रांस में एक वनस्पति मिलती है जिसे क्या कहते हैं, मैक्यूस। नाम नोट कर लेना, ये पूछ लेते हैं कहाँ, फ्रांस में। और कैलिफोर्निया में चैपरल, इसी को नाम देते हैं, इस वाली वनस्पति को, भूमध्य सागरीय को। कैलिफोर्निया में चैपरल, ऑस्ट्रेलिया में माली, और गेरियुगु, टर्की में भी यही वनस्पति। टर्की तो है, नाम टर्की के बारे में सुना ही होगा, अभी पीछे सुना था, क्या हुआ था? अभी बाढ़ आई है, 2-4 दिन बाढ़ भी आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, 4 व्हीलर सब बहने लगी सड़क पे। बारिश हुई थी क्या? पता नहीं, बारिश पूरी देखी नहीं। चलो अब अगला सुनो, अभी मैं उसके बारे में आऊँगा करके। हेलो, वो पहुंच जाएगा इसकी वाला नहीं है कुछ बात। शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, नाम पता है? पता तो सब है।
नहीं पता है। ऑस्ट्रेलिया से डाउन। तो इनके केवल नाम ही याद करो तो उतना ही बहुत है। बताओ कौन कौन बताएगा? ऑस्ट्रेलिया क्या डाउन्स, कितनी बार मैंने क्लास में बताया होगा। क्यों बताओ नाम, तुम बताओ सारे। दक्षिण अमेरिका का नाम बताओ, कहाँ है? देश का नाम बताओ। सारे नाम बताओ। प्लेस के साथ में कहाँ पे लोकेशन है इनकी? पंपास अर्जेंटीना, डाउन ऑस्ट्रेलिया, दो हो गए। बाकी और बताओ। हैं? साउथ अफ्रीका का बेल्ट, स्टेपी मध्य एशिया का। हाँ, और कैंटेबरी, कैंटेबरी क्या है? उत्तरी अमेरिका। पेरी हुआ उत्तरी अमेरिका। ठीक है नाम। टाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पेरी यूएसए, नॉर्थ अमेरिका का। पंपा अर्जेंटीना, कटिंगा ब्राजील, बेल्ट, बेल्ट कहाँ है? साउथ अफ्रीका। और कौन सा बचा? स्टेफी, ये आपका मध्य एशिया कर लो, मध्य यूरोप कर लो, जो आपका ये वाला हिस्सा है, यूक्रेन से लेके रसा वाला ये। इनके नाम याद रखो, ये बार बार पूछे जाते हैं, मैच कराए जाते हैं, फिर भी याद नहीं रखते हो। तो ये कटिंगा हटा के ना इसकी जगह कंपास करो, कंपास ब्राजील। ठीक है, ये आपके ग्रास के क्षेत्र है। इनमें जो घासें पाई जाती हैं, ये घासें भी कैसी होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण क्यों होती है? ये चारे का काम करती है ना। तो इन्हें खा के जानवर क्या है, जल्दी जल्दी मोटे ताजे हो जाते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, विटामिन वगैरह जो भी उनके लिए पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा अधिक है, तो जल्दी खाकर मोटे हो जाते हैं। एक घास का नाम मैंने बताया था जो अर्जेंटीना में मिलती है, अल्फा अल्फा। ये घास होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण घास होती है। ये सारी घासों में सबसे अच्छी घास है। इसे खाते ही क्या होता है, जानवर बहुत तेजी से विकसित हो जाता है ना। इसके बाद आता है अगला आपका, ये तो हो गए शीतोष्णकटिबंध वाले। उष्णकटिबंध वाले में कौन कौन से आते हैं? उष्णकटिबंध में कौन कौन से घास के मैदान है? सवाना, लानोज, कहाँ है लानोज? वेनेजुला, और कटिंगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वनस्पति के अंतर्गत
ये चित्र हो गया। इसके बाद आता है आपका टुंड्रा। टुंड्रा और टैगा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति पहले टैगा आती है फिर टुंड्रा आती है। नाम सुने ना दोनों? कई बार इसमें ये पूछता है ऊंट में देगा मैच करो, तो मैच करने में दे देगा क्या दे देगा, उसमें एरिया दे देगा कि ये साइबेरिया, ये दे देगा मध्य यूरोप, इस तरीके से एक दो नाम वो लिख देगा, उनके मैच करवाएगा। तो ये देखना, और इसमें बहुत गलती करते हैं सब लोग। इस टैगा नीचे आएगा, टुंड्रा नीचे आता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। टैगा फिर टुंड्रा। टैगा की जो वनस्पति है वो कैसी है, कोणधारी है, उसमें वनस्पतियां होती हैं, लेकिन टुंड्रा वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? बताओ। सवाना के जो बड़े बड़े स्थल हैं, ग्रासलैंड है, उनको पार्कलैंड नाम देते हैं या बुशबैल्ट नाम देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सवाना में एक प्रकार की वनस्पति मिलती है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम क्या है? मैंने पिछली बार आया था तो चित्र भी दिखाया था, याद आ रहा है? बायोबाब। हाँ, नहीं है किसी को याद? सवाना में देखा है ना, सवाना आपने सवाना का जंगल देखा है? अरे कभी कभी डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक देख लिया करो, उस पर बहुत दिन भर सवाना ही दिखाते रहते हैं। एक शेर जा रहा है, वो घात लगाए बैठा है, किसके लिए? हिरन के लिए। उसके पीछे दौड़ा जंगल में, उस जो एरिया दिखाते हैं ना वो वाला लॉयन वाला, तो सवाना ही है। तो उसमें कभी देखना, कभी जब देख रहे हो वीडियो, तो इस तरीके के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे वृक्ष देखने को मिलेंगे जिनका ये क्या होगा, ये तो मोटा होता है और ऊपर कुछ होता ही नहीं है, केवल तना तना होता है, बोतल की तरह। देखा है? देख लेना, बायोबाब इसका नाम। ठीक हूँ? अपने यहाँ जो अभी हम बता रहे थे कि कटीले वन होते हैं, वो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? जल का संग्रहण करते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं, अपने पत्तों को फैलाते नहीं है। तो ये बायोबाब भी यही काम करता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये चौड़ा, तो इससे क्या होता है, इसमें जल स्टोर करके रखता है, ताकि सवाना क्षेत्र में, क्योंकि बारिश कम होती है ना, तो बारिश कम होगी तो वो जब बारिश ना हो तो उस समय इससे अपना काम चलाते हैं। ठीक है, सवाना क्षेत्र में आपने देखा होगा जिराफ देखा है? जिराफ देखा है? कैसा होता है? इसकी गर्दन लंबी होती है। तो वो क्या करता है, यही इनके पेड़ पौधे तो होते नहीं ज़्यादा, इन्हीं के पत्ते खाने के चक्कर में उसकी गर्दन क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो क्या ये क्या हुआ, अभी बताया था मैंने, एक एग्जाम्पल दिया था आर्मी वाला, कि आर्मी वाले पर्सन की बॉडी ऐसी बन जाती है कि 10 दिन तक खाना ना दोगे तो मरेगा नहीं। ठीक है, 10 दिन तक सोने नहीं दोगे तो वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ रहने वाले जीव जंतु ऐसे हैं, उनको जब खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, नीचे ऊपर ही मिल रहा, तो उनका ऊपर कर करके उनकी गर्दन क्या हो गई? ठीक है, इसके बाद आपका है बचा
वीडियो लगभग सब समाप्त हो गई है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, जो आपका टैगा वाली वनस्पति है, इसका एक नाम और है बोरियल, बोरियल वन भी कहते हैं इसको। और इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व के होते हैं, है ना। उसकी क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। जितने भी आपके जो सिल्वर पाइन और ये पाइन और इस तरीके के वृक्षों के नाम हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं। ओक है, बीच है, चेस्टनट है, ये सब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वनस्पति को लेकर किसी का कोई सवाल? सर जैसे ये वृक्ष है, आओ बाग जो वृक्ष है तो इसमें जैसे पानी कमी से हो जाती है तो लोग पानी यहीं से निकालते हैं। नहीं, वो पौधे के लिए है ना, लेकिन इसका रस निकाल लेते हैं। वो केवल पौधे के लिए है कि पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए अपना जल स्टोर करके रखते हैं। हाँ, बात चल रही थी टर्की पे। अब इसका नाम चेंज हो गया, पता है? तुर्की हो गया। भूकंप आया था, देखा था सबने कितनी बुरी स्थिति। लगभग कितने लोग मरे थे? 15,000 से ज़्यादा मिले। 50,000, अब तक 50,000 लोग मर चुके हैं। कितना भयंकर भूकंप आया। पॉपुलेशन ही उसकी कम है और इतने लोग मर चुके हैं। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, भूकंप कैसा आ गया वहाँ पे? देखा कभी? कौन बता सकता है? वहाँ पर सर कई प्लेटों का ज्वाइंट है, इस पे तुर्की बसा हुआ है, उन्हीं के साथ डिस्टर्बेंस की वजह से रखा है। कई प्लेटों का ज्वाइंट है। ये समझ लो कि ये क्या है? तुर्की है। इसको समझ लो, बता रहा हूँ। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ यूट्यूब की, है ना, तब भेजूंगा, लिंक जाएगा आपके साथ में। तो तुर्की है, ये तुर्की क्या है? इस तरीके से प्लेटों के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि प्लेट समझते हैं ना, प्लेट जो हमारी अर्थ के भाग हैं टूटे हुए, है ना, कई भागों में विभाजित है, तो वो प्लेट है। तो ये भी क्या है? कई माइनर प्लेटों के बीच में फंसा हुआ है, टूट गया है। तो उससे क्या होता है? ये प्लेट इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है, ये इधर को जा रही है। तो इस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं। तो इस मूवमेंट से क्या है? कभी भी जब भी कोई ऊपर वाली प्लेट यूरेशियन है और नीचे वाली प्लेट का नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? इन प्लेटों में क्या है कि जब मूवमेंट होता है, जैसे कि ऐसे हुआ, तो दोनों तरफ से क्या होगा? दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से क्या होगा? बहुत तेज वाला भूकंप आएगा, है ना। देखो यहाँ क्या है, इसके बीच में तो टूटा फूटा है नहीं। अगर बीच में टूटा फूटा होता तो थोड़ा सा मैंने दे जाता। अब सीधा किसी चीज को दबा दिया हमने रगड़ के, और इधर से ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है इधर को, उसने और धक्का इधर को मार दिया। तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ अत्यधिक दबाव के कारण
जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये वाली जो लेयर है, इसमें क्या हुआ, बहुत तेजी से कंपन पैदा हो गया। ऊपर कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? एल। तो एल तरंगी जो क्या करती है, वही करती है तोड़फोड़ का काम, है ना। तो उसका कंपन क्या हुआ, बहुत तेज हुआ। और दूसरा कारण, जब कोई एक मैंने पहले बताया था आपको कि जब हम प्लेटों के बारे में पढ़ रहे थे तो पढ़ते थे तो नीचे को ऐसे मूवमेंट होता था, है ना। तभी ये प्लेट का जब गलती थी तो गलने के बाद जब निकलता था तो भूकंप आता था, है ना। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो क्षेत्र को पर्टिकुलर दबा दिया, तो दबा दिया तो प्लेट तो नीचे जा नहीं रही है ना, जा रही होगी कहाँ, यहाँ गई है या यहाँ गई है ना। तो इससे क्या हुआ, जो भूकंप था वो केवल ऊपरी हिस्से में हुआ, उसका जो प्रभाव था वो केवल ऊपरी हिस्से में हुआ, आंतरिक वाले में नहीं हुआ। अब ऊपरी हिस्से में हुआ, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो चीज़ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा जिग-जैग हो गई, है ना, उसमें उछाल बहुत तेज़ी से आ गए। तो इसी वजह से क्या हुआ, बिल्डिंगें गिरी। जबकि वहाँ आप देखो कि इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी थी, वो सब धराशायी हो गई, जबकि उन्होंने भूकंप रोधी बिल्डिंग ही बनाए रखी थी, उसके बाद भी वो बिल्डिंग गिर गई। तो गिरने का कारण क्या था कि पृथ्वी की ऊपरी लेयर में ही केवल भूकंप आया था। अगर आंतरिक में आता तो उसे ऊपर तक आने में क्या लगता, टाइम लगता, और इतनी खतरनाक भूकंप नहीं आता, है ना। ये इसका मेन कारण था भूकंप आने का। जब लास्ट टाइम में क्लास ले रहा था ट्रांसपोर्टेशन पर, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है उसका नेशनल हाईवेज का रूट याद कर लीजिएगा। किसी ने किया? कौन से हाईवे अपडेट हो गए हैं पता है आपको? क्यों हाईवे अपडेट हुए हैं या नहीं? नेशनल हाईवे पढ़ते वक्त हो नहीं मुझे लगता है। जो अपने देश में नेशनल हाईवे हैं उनका सबका क्या हुआ है, रिनेम हो गया, सब बदल गए। तो अब जो सवाल जैसा आता था नेशनल हाईवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, बदल गया, 24 कहाँ से कहाँ तक है, सब बदल गया। अब देखो बस एक ये करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन एक पॉइंट में बता रहा हूँ। अपने देश में अब जो हाईवे हो गए हैं वो कैसे हो गए?
जो नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट, अगर ईस्ट वेस्ट वाला है तो उसकी संख्या कैसी कर दी गई है, ओड कर दी गई है, ठीक है ना। वो इवन में कर दी गई है। इवन का मतलब समझते हैं ना, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से। और जो नॉर्थ साउथ है वो ओड में कर दिए गए हैं, 1 2 3 तो 2 नहीं 5 7 इस तरीके से। अभी ये जो नेशनल हाईवे सब संख्या ऐसे बदल दी है, इसी वजह से सारे बदल गए। पहले जो 24 था दिल्ली से लेके कहाँ लखनऊ को जाता था नेशनल हाईवे 24, अब वो 24 नहीं रह गया, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिल्ली से चलेंगे तो 6, उससे आगे 9, उससे आगे 30, 3 बदल गए है ना। ये सारे नाम बदल गए हैं, तो इनको याद कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी सवाल आए तो फिर कहो कि जो एटलस में दिए गए हैं वो तो ये थे दिए। सब चेंज हो गए हैं, तभी तो बता रहे हैं। मिला? देखो इसमें भी अपडेट वाला ही दिया गया है। ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट वाला जो होगा वो ओड, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाला इवन। आप देखना इसमें, जैसे जब हम देखते हैं इसमें नेशनल हाईवे नंबर 44, तो ये चला रहा यहाँ से श्रीनगर से चला, श्रीनगर से नीचे को आते आते 44 नीचे आया और ये चला आ रहा है इधर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये कौन सा है 44, कैसा नंबर है, इवन है ना। और ऐसे ही ये चला है यहाँ पोरबंदर से लेकर आपका चला है सिलचर तक, 27 नंबर इवन है। अपडेट कर दिए गए हैं एटलस में, इनको याद कर लेना, ये जरूरी है याद करना, ठीक है, पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पर, तो कल बात करूंगा मैं, जो पूरे विश्व का है नेक्स्ट क्लास में। पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री पढ़ाना है, हाँ इंडस्ट्री पढ़ाना है, इंडस्ट्री और मिनरल्स। तो एक छोटा छोटा सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे मैदान हैं पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, जिनका नाम मैं यहाँ लूँगा और आपको बताना कि कहाँ है, ठीक है। सैक्सोनी, सैक्सोनी का मैदान कहाँ है, नोट कर लो, कुछ पॉइंट्स हैं नोट कर लो। सैक्सोनी का मैदान जर्मनी, डैश लगा के इसके आगे इसकी विशेषता लिखें। मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग समझते हैं ना, हैं? हाँ। और नदी कौन कौन सी इस मैदान में चलती है, बहती है,
नाम नोट कर लो तो एल्ब, बेसर, राइन, एल्ब, बेसर, राइन। पहली कौन सी है? एल्ब। नेक्स्ट, नॉर्मंडी का मैदान जानते हैं? सुना है ना, जान लो भाई। नॉर्मंडी का मैदान ये है फ्रांस में। इसमें होता है गेहूं का उत्पादन। इसमें जो नदी बहती है सीन और लायर, सीन और लायर। हाँ, लुम्बार्डी का मैदान एक बहुत महत्वपूर्ण मैदान है। लुम्बार्डी का मैदान इटली। और यहाँ होती है मुख्य रूप से विटीकल्चर और चावल की कृषि। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। तो इटली में अंगूर तो फेमस है ही ना, है? शैंपेन पी होगी, देखी होगी, वही यहाँ होती है। कहाँ से होती है? सुधा और सुंदरियों का देश है। सुधा और सुंदरियों का देश है फ्रांस। अच्छा, ये नहीं पूछते हैं। नहीं लिखा है क्वेश्चन में लिखा है। लिख लिया। और यहाँ मुख्य नदी कौन सी है? पो। स्टेपी का मैदान अगला, ये वही है जहाँ आजकल युद्ध चल रहा है। कहाँ? यूक्रेन। सो गए थे क्या? इसमें लिख लो गेहूं मुख्य रूप से होता है। नदी इसमें नहीं है कोई ऐसी फेमस। स्पेन वो जमोरा का मैदान, जमोरा। स्टेपी का मैदान बताया नहीं कहाँ है? यूक्रेन, जमोरा का मैदान। स्पेन। और यहाँ भी गेहूं होता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और 2000 पॉइंट्स और लिख लो। इटली का मानचेस्टर कैसे कहते हैं? देखो, इटली का मानचेस्टर मिलान। इटली का डेट्रॉइट मिलान। इटली का डेट्रॉइट टूरिन। क्या इसका मतलब क्या होता है? मानचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? मैनचेस्टर नहीं, सेकंड वाला आपने डेट्रॉइट। हाँ, डेट्रॉइट किस लिए जाना जाता है? वही तो पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं, हम भी उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनको पता होगा। डेट्रॉइट किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, कार निर्माण के लिए। तो जो वहाँ है वो इटली का जो है वो वहाँ है। ठीक है। रसिया का मैनचेस्टर मॉस्को, इवानोवो।
मॉस्को इवानोव। रसिया का पिट्सबर्ग आयरन, ये आयरन स्टील के लिए जाना जाता है पिट्सबर्ग। रसिया का, रूस का पिट्सबर्ग लेनिनग्राद को कहते हैं। जापान का डेट्रॉइट ओसाका। तुम बोले थे ओसाका किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्तु के लिए जाना जाता है। जापान का नोगाया, डेट्रॉइट, नोगाया। और जापान का मैनचेस्टर, ओसाका। ऑप्शन देने चाहिए। रूस का डेट्रॉइट, निजनी। ठीक है, कल इंडस्ट्री में बात करेंगे। आज जो है, कल के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल हाईवे भारत के जितने महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण पता कैसे होते हैं? जो जितना लंबा वो उतना महत्वपूर्ण है ना। तो जितने लंबे लंबे हैं उनके नाम आप लोग याद करके आएंगे और एक मैप भी बना लेंगे हाथ से, केवल महत्वपूर्ण का, सबका नहीं करना। ठीक है, मैप में दे दूंगा आपका और सुनूंगा आपसे कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक हाईवे है। दो बातें सुनूंगा, पहला कहाँ से कहाँ तक, और दूसरा लंबाई उसकी कितनी है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद करके आनी है। ठीक, चलो आज नहीं